Bismillahirrahmanirrahim. In this video session, I'm going to solve question paper HSSC2 first annual 2024. Let's start the session. Question number 1. The technique that reuse in existing class to build a new class is known as. आपके पास एक पहले से क्लास बनी हुई है और आपने उस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आपने नई क्लास बनानी है, तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं जी? पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डेटा हाइडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो जो करेक्ट आंसर इसका है जी इनहेरिटेंस, क्योंकि इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हम जो एग्जिस्टिंग क्लास होती है, जो पेरेंट क्लास होती है, उसके मेथड्स को हम रीयूज करते हैं। तो इसलिए इसकी बेस्ट ऑप्शन क्या होगी? इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी इनहेरिटेंस। ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। पॉलीमॉर्फिज्म में फिनोमिना डिफरेंट होता है। डेटा हाइडिंग में क्या होता है कि हम उसकी मेन प्राइवेट पार्ट को हाइड कर लेते हैं, और फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि सेम नेम के फंक्शंस होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके पैरामीटर डिफरेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो इसका कॉन्सेप्ट, इसका सही करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जी प्रोसेस। द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, क्योंकि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन फ्लो चार्ट द पैरेललोग्राम सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट। ये सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पैरेललोग्राम सिंबल अरिथमेटिक ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। द करेक्ट आंसर इज डेसियन सिंबल, क्योंकि ये डेसियन सिंबल के लिए के तौर पर यूज करता है, जहां पे हम इफ यूज करते हैं, जहां पे हम डिसाइड कर रहे होते हैं, जहां पे हम कोई चीज को टेस्ट कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि ये ट्रू है तो ये इस तरफ मूव करे, अगर ये फॉल्स है तो ये इस वे को फॉलो करे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये पैरेललोग्राम सिंबल डेसियन के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर is to solve a problem is called direct implementation, algorithm, flowchart, coding। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन क्या है जी? क्या हो सकती है? एल्गोरिदम। द बेस्ट ऑप्शन इज एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के प्रोसीजर को हम एल्गोरिदम कहते हैं। नंबर 5, इन फाइल हैंडलिंग स्ट्रीम इज अ सर्विस, सीरीज ऑफ वेरिएबल एड्रेस, सीरीज ऑफ वेरिएबल्स, सीरीज ऑफ बाइट और सीरीज ऑफ कांस्टेंट होते हैं। तो फाइल हैंडलिंग में हम यूज करते हैं सीरीज ऑफ बाइट। करेक्ट ऑप्शन इज सीरीज ऑफ बाइट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, अ टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन दैट इज प्रीसीडेड बाय टिल्डा साइन इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टर। हम डिस्ट्रक्टर, जब जिसका डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं ना, जो जिसको हम डिस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उस नेम से पहले हम डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं, ये सिंबल टिल्डा साइन सिंबल यूज करते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? डिस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर होता है और डिस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, जो क्लास का नाम होता है उसका नाम अगर मैं सेम रख दूंगा तो वो कंस्ट्रक्टर बन जाता है, और इस तरीके से वो कंस्ट्रक्टर में जितनी भी वैल्यू होती है, जो भी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होती है, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट इटसेल्फ। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। इस तरीके से जब ऑब्जेक्ट हमारे डिस्ट्रॉय होती है तो डिस्ट्रक्टर में भी जो वैल्यू होती है, डिस्ट्रक्टर का जो कोड होता है, वो भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है ऑन डिस्ट्रॉइंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिसमें हम कह सकते हैं कि जब हमने मेमोरी को रिलीज करवाना हो, पॉइंटर को हम इनिशियलाइज करना हो, जीरो पे लेके आना हो, जो भी चीज हमने रिलीज करवानी हो, तो हम उसमें किस में लिख लेते हैं? वो हम लिख लेते हैं डिस्ट्रक्टर में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कहता है इस एक्सप्रेशन की क्या क्या हो वैल्यू होगी? इंटीजर x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 3। तो सी आउट क्या करें? x परसेंटेज y। तो हम देखते हैं 20 को अगर मैं 3 के साथ डिवाइड करता हूं, मेरे पास 20 लिखा हुआ है, 20 को मैं 3 के साथ परसेंटेज लेता हूं, तो ये देखिए 20 को 3 पे डिवाइड किया तो 6 3 18 आया। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या होगी? रिमाइंडर क्या बचा? 2 बचा जी। तो करेक्ट आंसर इज 2। विच ऑफ द फॉलोइंग
लूप इज कॉल्ड अ पोस्ट टेस्ट लूप। पोस्ट टेस्ट लूप में जिसमें टेस्ट बाद में होता है, तो नेस्टेड फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन है जी डू वाइल लूप, क्योंकि डू वाइल लूप में हम बाद में टेस्ट करते हैं। क्योंकि जब हम लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं डू, डू के बाद ये बॉडी लिखते हैं, ये बॉडी आ जाती है, ये बॉडी एंड हो जाती है, और यहाँ पे हम लिखते हैं वाइल, और यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा टेस्ट जो कंडीशन हो रहा है ये बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है, बाद में टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसकी बेस्ट ऑप्शन क्या हुई, इसकी बेस्ट ऑप्शन हुई डू वाइल। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेरेशन। हमने क्या करना है, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है। इसमें लिखा करेक्टर बुक, आगे 30 उसकी लेंथ लिख दी है, इसमें इंटीजर लिख दिया, क्योंकि अगर हमने स्ट्रिंग करवाना है तो ये नहीं हो सकता करेक्टर बुक, और ये जब हम लेंथ लिखते हैं तो हम ब्रेसिस में लेंथ नहीं लिखते, तो ये भी नहीं हो सकती। तो करेक्टर बुक हमने यहाँ पे, ये देखिए हम एक करली ब्रेसिस स्टार्ट हो रही है और दूसरी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाली है, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, इंटीजर अरे 5 में वैल्यूज क्या स्टोर है, 9, 10, 12, 19, 98। व्हाट विल बी द स्टोर्ड एट अरे 4, 4 पे क्या होगा, तो ये देखिए ये 0 पे स्टोर होगा, ये 0, ये 0 पे होगा, ये 1 पे होगा, ये 2 पे होगा, ये 3 पे होगा, और ये 4 पे होगा। 4 पे 98 होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, 98 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, द पैरामीटर यूज्ड इन फंक्शन are called local parameter, formal parameter, global parameter और actual parameter। तो इसका आंसर होगा जी actual parameter। कौन से पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू फाइंड इफ द कंट्रोल हैज रीच्ड द एंड ऑफ फाइल और नॉट, EOF, एंड ऑफ फाइल डायरेक्ट। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, EOF, एंड ऑफ फाइल। द एबिलिटी टू यूज एन ऑपरेटर or function in multiple way is called virtual function, inheritance, polymorphism, data hiding। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा the ability to use an operator or function in multiple way is called polymorphism। poly means many, morphism means shape, many shapes, जिसमें many shapes उसकी होती है। वो शेप डिपेंड करती है कि आप किसका ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, ये रन टाइम पे डिसाइड करेगा कि आप किसका ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो। जो इसका ऑब्जेक्ट पास करेगा वो इसका बिहेव वो अडॉप्ट कर लेगी, तो इसलिए हम इसको करेक्ट ऑप्शन इज पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन वन एप्लीकेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ operating systems, time sharing, real time and embedded system। And second question is write down any three differences between process and thread। Time sharing application of operating system, time sharing operating system used in university computer lab for multiple users to access the system simultaneously। Real time operating system used in air traffic control system for immediate processing and response, traffic control system। Embedded operating system found in washing machines and microwave, these are the daily life examples to control appliances functions। Next, आंसर बी, डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड्स। ये प्रोसेस और थ्रेड्स का डिफरेंस लिखिए, प्रोसेस क्या होता है और थ्रेड क्या होता है। अपर प्रोसेस इज एन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन में वो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है। थ्रेड, अ थ्रेड इज स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रोसेस, एक स्मॉल यूनिट होता है प्रोसेस का। प्रोसेस हैव सेपरेट मेमोरी स्पेस, ओके। थ्रेड शेयर द सेम मेमोरी स्पेस ऑफ द प्रोसेस। Process are heavier and take more time to create, threads are lighter and take less time to create। ये मैंने 3 डिफरेंस बता दिए। ठीक हो गया प्रोसेस और थ्रेड का। How is protection system important in an operating system? And second option is write down any 3 responsibility of system analyst। Importance of protection system in operating system। The protection system in any operating system is essential for ensuring controlled access to the system। It prevents unauthorized user to process from accessing memories को, files को
और डिवाइसेस को, thus maintaining system integrity, security और data confidentiality. It helps to isolate user and process to avoid accidental or malicious interference. Section B is these are the three responsibilities of a system: collects and analyze system requirements, designs system specification workflow based on business models, specification and workflow करता है, coordinate with the developers and testers to ensure proper system implementation in implementation phase. तो ये 3 पॉइंट्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट के, आप मेमोराइज कर लें, आप देख लें पॉइंट्स इसको. Briefly describe any 3 types of deployment phases, or briefly describe the 5 states of process with diagrams. Phase deployment. Phase deployment में क्या होता है? The system is implemented in stages. आपका सिस्टम वो स्टेज बाय स्टेज इंप्लीमेंट किया जाता है. पहले एक डिपार्टमेंट में किया जाएगा, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, ऐसे. पैरेलल डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि आपका ओल्ड सिस्टम भी वहीं पे काम कर रहा होता है और आपका न्यू सिस्टम भी वहां पे आप पैरेलल दोनों रन कर रहे होते हैं. ठीक है. और डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि आपके ओल्ड सिस्टम को खत्म करके नए सिस्टम को डायरेक्टली लॉन्च किया जाता है. तो ये डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट होती है. नेक्स्ट, ब्रीफली डिस्क्राइब द 5 स्टेजेस ऑफ प्रोसेस विद एन डायग्राम. 5 stages of a process. These are 5 stages of process होते हैं. New stage होती है. New state, the process is being created and initialized. Ready state में जाता है, फिर ready state में होता है, फिर running state में, फिर waiting state में, फिर terminated state में होता है. ठीक है. ये 5 states होती है इसकी प्रोसेस की, किसी भी प्रोसेस की ये 5 स्टेट होती है. ये सिस्टम आपका न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जाता है और फिर रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाता है, फिर रनिंग स्टेट में किसी इंटरप्ट होती है और फिर वो कहां पे जाता है? रेडी स्टेट में जाता है. कब आता है? जब वो इंटरप्ट होती है. ठीक है. और रनिंग से अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो सिस्टम पे टर्मिनेट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है. ये एग्जिट स्टेट से, रनिंग से फिर एग्जिट स्टेट में चला जाता है. ठीक है. और रेडी से वेटिंग में भी, और वेटिंग स्टेट से रनिंग से दोबारा रेडी स्टेट में भी जा सकता है, और रनिंग से फिर वेटिंग स्टेट में भी जा सकता है. रनिंग से वेटिंग स्टेट में आया और इनपुट और इवेंट वेट और वेटिंग से फिर वो दोबारा रेडी स्टेट में भी, वेटिंग से फिर रेडी स्टेट में होता है, रेडी से फिर रनिंग और फिर इंटरप्ट हो जाता है. ये इसकी शेड्यूलिंग होती है. यहाँ पे वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं. ठीक है. न्यू स्टेट से रेडी में आते हैं ये एडमिटेड, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में, रेडी स्टेट से फिर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से रनिंग हो जाता है, या फिर इंटरप्ट होकर फिर वो रेडी में हो जाता है, या इंटरप्ट होकर फिर वेटिंग में चला जाता है और वेटिंग में फिर वहां पे आ जाता है. और यहाँ पे इनपुट आउटपुट और इवेंट कंप्लीशन पे आ जाता है, इवेंट कंप्लीशन पे आ जाता है. ठीक हो गया. ये इसकी डायग्राम है. ठीक हो गई. आपको ये 5 स्टेट्स का पता चल गया होगा. न्यू स्टेट, द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएट एंड इनिशियलाइज होता है. रेडी स्टेट में द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू द प्रोसेसर होता है रेडी स्टेट में. ठीक है. शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जब मिलेगा तो रनिंग में चला जाता है, फिर रनिंग इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड इन सीपीयू. वेटिंग में द प्रोसेस वेटिंग फॉर एन इवेंट लाइक आईओ कंप्लीशन. ठीक है. इसमें वेट का आ जाता है, इसमें कंप्लीशन का वेट कर हो जाता है जी. रेडी. फिर इसके बाद टर्मिनेशन, द प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन. लास्ट में जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो एग्जिट स्टेट से एग्जिट हो जाता है और टर्मिनेट स्टेट में चला जाता है. ठीक हो गया. नेक्स्ट मूव करते हैं. राइट डाउन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन इफ, एज इफ एंड स्विच स्टेटमेंट के 3 डिफरेंसेस आपने बताने हैं. और सेकंड ऑप्शन है व्हाट इज अंडरस्टूड बाय फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इन रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग फेज ऑफ एसडीएलसी. जी. कहता है यू इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज्ड फॉर चेकिंग मल्टीपल कंडीशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशंस में. स्विच में क्या होता है? यूज फॉर सेलेक्टिंग वन ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल कांस्टेंट वैल्यूज.
मल्टीपल कांस्टेंट वैल्यू में से सिर्फ एक एक्सप्रेशन को वो वन ऑप्शन को वो एग्जीक्यूट करता है। कैन हैंडल रिलेशनल एंड लॉजिकल कंडीशन, रिलेशनल लेस देन ग्रेटर देन वाली कंडीशन को भी ये हैंडल कर सकता है इफ एल्स इफ। जबकि ये क्या करता है, कैन ओनली टेस्ट फॉर इक्वालिटी यूजिंग कांस्टेंट, क्योंकि ये स्विच होता है, एग्जैक्ट वैल्यू को मैच करेगा। Slower in execution if many conditions are checked. Faster in execution for many constant cases. ये faster access होती है, इसमें slower होती है क्योंकि इसने काफी conditions को check करना होता है। ठीक हो गया, ये difference था। और next, functional versus non-functional requirement in SDLC. Functional requirement defines specific behavior or function of the system. Functional requirement जो फंक्शनैलिटी सिस्टम की फंक्शनैलिटी को शो करती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सिस्टम की परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी को शो करती है और उसकी ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, यूजर लॉगिन, डेटा एंट्री, रिपोर्ट जनरेशन, दीज आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स लाइक परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो जो ये दोनों में डिफरेंस था। What will be the output of the following code segment? Integer I j equal to, अब देखिए j में क्या हो रहा है, j equal to I प्लस प्लस, I की वैल्यू 3 थी तो ये पहले क्या करेगा, 3 पहले इसको साइन कर देगा। ठीक है, तो अब j के पास भी क्या आ जाएगा, j के पास भी 3 आ जाएगा, j के पास 3 आ जाएगा। जबकि I के पास क्या हो जाएगा, I के पास 1 का इंक्रीमेंट होगा, 1 का इंक्रीमेंट होकर I के पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यानी कि I के पास 4 आ जाएगा और J के पास 3 हो जाएगा। J इक्वल टू 3, I बिकम्स 4। आगे K इक्वल टू I प्लस प्लस, तो इसमें क्या होगा, इसमें पहले इंक्रीमेंट होगा। I की वैल्यू क्या थी, क्योंकि यहाँ पे 4 हो चुकी थी और इसमें जाएगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। I की वैल्यू भी 5 हो जाएगी और K की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। तो इस तरह आउटपुट क्या शो करेगा, सी आउट करे I की वैल्यू 5 है, J की वैल्यू 3 है और K की वैल्यू भी 5 है, तो ये इसके आउटपुट शो कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। इंटीजर I इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू 3 तक मूव करे, I में प्लस प्लस करे, सी आउट एंटर करैक्टर, सी इन करे CH में, आउटपुट पुट डॉट CH कर दे। I इक्वल टू 0 से लेके 3 तक चलेगा, मीन 0 1 2 के लिए 3 नहीं आएगा, इसमें 0 to 2 तक चलेगा, 2 इंक्लूड 2 होगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा। I में प्लस प्लस करें, एंटर द करैक्टर, वो आपसे एक करैक्टर पूछेगा और CN करता जाएगा, CH में वो वैल्यू स्टोर करता जाएगा और बाद में आउट डॉट पुट CH करते जाएगा। ठीक है, आउट डॉट पुट। अब देखिए यहाँ पे एंटर, इसमें वैल्यू इफ इनपुट ABC, फर्स्ट आपने करैक्टर लिखा A, दूसरा लिखा B, तीसरा लिखा C, तो वो इकट्ठा क्या लिख देगा, ABC लिख देगा। ठीक हो गया। What will be the output of the following codes? Integer m equal to 5, c equal to 0, while c less than equal to 100, c less than equal to 100, m equal to m plus 1, यानी कि m equal to m plus 1 और c equal to c plus 1, और c की वैल्यू 0 से लेके कहां तक चलेगी, c की वैल्यू 0 से लेके c लेस देन 100 तक चलेगी, यानी 99 तक चलेगी। ठीक है, c आउट करे m को और m में 1 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है, तो इसमें क्या करेगा, m में इनिशियल वैल्यू क्या है, m में इनिशियल वैल्यू c है, c m इक्वल टू 5, c इक्वल टू 0, द लूप रन्स 100 टाइम, ईच टाइम m इज इंक्रीमेंट बाय 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 5 प्लस 100 105, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 105 आ जाएगी, m की वैल्यू 105 आएगी, आउटपुट में क्या शो करेगा, 105 शो कर देगा, क्योंकि आउटपुट में आप क्या शो कर रहे हैं, सिर्फ m को शो कर रहे हैं, 105 आ जाएगी, क्योंकि ईच टाइम क्या करता जाएगा, m इक्वल टू m प्लस 1 करता जाएगा, प्रीवियस वैल्यू प्लस 1, प्रीवियस वैल्यू प्लस 1। ठीक है, सी नहीं करता जा रहा बल्कि 1 करके 1 करता जा रहा है, तो ये इसकी आउटपुट 105 आएगी। नेक्स्ट, इसकी आउटपुट लिखनी है आपने, इंटीजर a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 12, फंक्शन को कॉल करे, a और b पास करे, फिर a की वैल्यू लिखे, फिर b की वैल्यू लिखे। फंक्शन में क्या हो रहा है, इंटीजर m, इंटीजर n, इंटीजर m एंड इंटीजर n, देखिए n में रेफरेंस पास हो रहा है, देखिए एंड के साथ पास हो रहा है, n इक्वल टू n माइनस 2 टाइम्स m
और m इक्वल टू 2 टाइम्स m। m की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी, जबकि n की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी 2 टाइम्स m से। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। आउटपुट ऑफ द कोड सेगमेंट, इसकी आउटपुट क्या आएगी, इंटीजर a इक्वल टू 7, b इक्वल 12, यहाँ पे 7, ये 12, फंक्शन कॉल हुआ, 7 इसके पास आएगा m के पास, 12 n के पास जाएगा, और ये क्या कर रहा है, इसका एड्रेस को कीप कर रहा है, एज ए रेफरेंस को दे रहा है। ठीक है, अब देखिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू n माइनस 2 टाइम्स m, मीन्स n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 12 माइनस 2, m की वैल्यू 7, 12 माइनस 14, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, n की वैल्यू माइनस 2, m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 7, m की वैल्यू 14 आ जाएगी, m की वैल्यू 14 आएगी। लेकिन देखें b इसमें रेफरेंस पास कर रहा है, यानी कि जो भी चेंज होगी वो b में चेंज हो रही डायरेक्ट। ठीक है, अब सी आउट, जब सी आउट करेगा a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 7 है, क्योंकि a में तो चेंज नहीं हुई। ठीक है, चेंज वो, अब देखिए जब वो b की वैल्यू शो करेगा, b की वैल्यू वो 12 शो नहीं करेगा। ठीक है, b की वैल्यू 12 शो नहीं करेगा, बल्कि b की वैल्यू क्या शो करेगा, b की वैल्यू शो करेगा -2, क्योंकि b की वैल्यू क्या थी, n ने उसमें चेंज किया। जैसे कि ये देखिए, ये कुछ इस तरह का था, a के पास क्या पड़ा हुआ था, a के पास पड़ा हुआ था 7, b के पास क्या पड़ा हुआ था, b के पास आपने दिया 12। जब m ने रिसीव किया तो m ने इसकी वैल्यू रिसीव कर ली, 7 इसके पास आ गया, तो 7 के बाद m में क्या हो गया, m में ओवरराइड करके 14 आ गया, जबकि n के पास जब वो मूव किया था, ठीक है, n के पास, तो n ने क्या किया था, n ने इसी में चेंज की थी, इसी वैल्यू के अंदर, इसी को रेफर किया था b को, तो न्यू वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, न्यू वैल्यू इसमें पड़ी हुई है -2। तो जब मैं डिस्प्ले करूंगा a की वैल्यू, तो a में देखिए आपके पास 7 पड़ा हुआ इधर, n की वैल्यू अब इसकी, सॉरी b की वैल्यू -2 पड़ी हुई है। ठीक है, 7 और -2 इसका आंसर होगा। ठीक हो गया, इंटीजर अरे 3, 4, 12, 0, 5, 10, 7, 8, 9, 19, 30, 33, 1, 2, 22, write down the statement that replace 19 को 50 के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, 19 को 50 के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें कैसे रिप्लेस करते हैं। अब देखिए इसमें 3 रो थी और 4 कॉलम थे ना, मैं बनाता हूं यहाँ, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, हाउ मेनी कॉलम, 1, 2, 3, 4। पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, पहली वैल्यू आएगी 12, 0, 5, 10, दूसरी वैल्यू आएगी 7, 8, 19, 30, तीसरी वैल्यू क्या आएगी 33, 1, 2, 22। अब आपने 19 को चेंज करना है, 19 को चेंज करना है, ये इंडेक्स 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये इंडेक्स 0 था कॉलम में, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, यानी कि रो नंबर कौन सी है, रो नंबर 1, इसमें रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 है, वहां पे क्या रख दे 50, तो ये आपने लिख लिया इक्वल टू 50। नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन इट। आपने डिस्प्ले नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देख लिया जी। इसमें मूव करते हैं हम, मेन लिखा, स्ट्रिंग str लिखा, आप बास कंपाइलर इसको ऐसे सपोर्ट करते हैं, कैरेक्टर str ऑफ 50। ठीक है, एंटर स्ट्रिंग, गेट लाइन आपने क्या कर दिया, CIN, str, सीआउट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बाद में क्या किया आपने, स्ट्रिंग डॉट लेंथ, आपने उसकी लेंथ कैलकुलेट कर दी, str डॉट लेंथ लिख दी। ठीक है,
वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर होंगे वो सारे के सारे इधर वो शो कर देगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। फिल इन द फॉलोइंग टेबल विद यस नो, एक्सेस पब्लिक प्राइवेट, एक्सेस ऑफ मेंबर्स इन सेम क्लास। चलिए हम देखते हैं। एक्सेस ऑफ मेंबर्स इन सेम क्लास, पब्लिक में एक्सेस होती है, प्राइवेट में भी एक्सेस होती है। मेंबर्स इन सेम क्लास, अगर आप इस एक ही क्लास में एक्सेस करना चाहते हैं तो आप पब्लिक भी एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट भी एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस ऑफ मेंबर्स इन ड्राइव्ड क्लास, कहता है जो चीज आप पब्लिक में डिक्लेयर करेंगे तो वो ड्राइव्ड क्लास में आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन ड्राइव्ड क्लास में पहली क्लास की जो पेरेंट क्लास है उसके प्राइवेट पार्ट को आप एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस ऑफ मेंबर आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास में क्या कर सकते हैं, सिर्फ पब्लिक पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं और प्राइवेट पार्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट पार्ट मींस प्राइवेट members, private data, private members can be accessed in a only within a class only. Next move करते हैं। B, consider the following array declaration integer array of 8. How many elements are there in array? अगर आपने 8 elements की डिक्लेयर की है, integer 8 कि आपने डिक्लेयर की है तो 8 elements होंगे। हाईएस्ट इंडेक्स क्या होगा, 0 to 7 तक इंडेक्स टोटल होंगे तो हाईएस्ट इंडेक्स मेरे पास 7 आएगा, लोएस्ट इंडेक्स मेरे पास 0 आएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, माय गॉड, ये आपने इस तरह का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। नेक्स्ट, व्हाट आर स्ट्रिंग्स, एक्सप्लेन हाउ टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं। और डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल एंड स्टैटिक वेरिएबल। A string is a sequence of characters used to store and manipulate text in a program. It is terminated by a null characters. Declaration in C++ character, string का नाम लिखते हैं और उसकी लेंथ लिख देते हैं। अगर आप string क्लास यूज कर रहे हो तो आप string नेम भी लिख सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हो। डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल एंड स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। Derived inside the local variable declared inside a function and accessible within the function. Declare inside a function but retains value between function calls. Static values की retain रहता value between the function calls. Local variable created and destroyed each time the function is called. Function call हुई तो create हुआ, function end हुआ तो destroy हो गया। जबकि इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें क्या होता है, वो थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम तक रहता है, एग्जीक्यूशन तक। कॉल किया तो कॉल रहेगा जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होता। डिफॉल्ट वैल्यू इज गार्बेज, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। ये लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं, void function 1 और आपने क्या लिखा, इंटीजर a = 0 और आपने लिखा स्टैटिक इंटीजर b = 0, आपने लिखा a + 10, फिर आपने लिखा b = b + 10, फिर आपने लिखा c आउट करे a को एंड लाइन, फिर आपने लिखा c आउट b को एंड लाइन। ये आपने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन क्लोज कर दिया। वॉइड मेन लिखते हैं आप, वॉइड मेन में आपने लिखा जी फॉर इंटीजर x = 1 से स्टार्ट करें, लेस देन इक्वल टू 3 तक चले, x में प्लस करे और क्या कॉल करे, फंक्शन fn 1 को कॉल करे। इसका मतलब ये फंक्शन कितनी बार कॉल होगा, 3 मरतबा कॉल होगा। फर्स्ट टाइम कॉल हुआ इधर जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कॉल में a की वैल्यू क्या लिखेगा, इंटीजर a = 0, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू भी 0, फिर a की वैल्यू में 10 का इंक्रीमेंट किया, b में भी 10 का इंक्रीमेंट किया, तो क्या लिख देगा, a की वैल्यू 10 करेगा, b की वैल्यू भी 10 करेगा। फर्स्ट कॉल फिनिश हुई। ये क्या थी, फर्स्ट कॉल। अब दोबारा सेकंड कॉल जाएगी, जब सेकंड टाइम जाएगा यहां पे वैल्यू लिखेगा, सेकंड टाइम कॉल जाएगी तो फिर क्या करेगा, ये देखें, ये आपका फिर 0 इनिशियलाइज हुआ, ये सेकंड टाइम कॉल थी,
सेकंड टाइम कॉल। ए इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज हुआ, स्टैटिक इंटीजर बी इक्वल टू 0, अब ये इनिशियलाइज नहीं होगा, स्टैटिक अब इनिशियलाइज नहीं होगा। स्टैटिक में पहले ऑलरेडी क्या, ये लाइन नहीं चलेगी, सेकंड टाइम ये लाइन नहीं चलेगी, ठीक है, लेकिन ये लाइन एवरी टाइम चलेगी। अब बी में क्या वैल्यू, अब बी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू में 10 का इंक्रीमेंट कर दिया, ए की वैल्यू फिर 10 होगी। बी में क्या करेगा, बी में ऑलरेडी 10 था, 10 और ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो सेकंड कॉल में ए की वैल्यू वो शो करेगा 10 और बी की वैल्यू वो शो करेगा 20, ठीक हो गया। अब ये फंक्शन तीसरी मरतबा जब ये फिर जाएगा थर्ड कॉल में, तो थर्ड कॉल में इधर लिखता हूं, थर्ड कॉल में फिर ए 0 से इनिशियलाइज होगा, जबकि बी इनिशियलाइज नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेट में ए का इंक्रीमेंट होगा, तो ए का इंक्रीमेंट 0 प्लस 10 इक्वल टू 10, और बी में क्या आएगा, बी में लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, 20 प्लस 10 ये 30 आ जाएगा। अब ए की वैल्यू शो करेगा 10, बी की वैल्यू शो करेगा 30, तो ये आपने डिफरेंस देख लिया। उम्मीद मुझे है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी, द डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल एक बार इनिशियलाइज होता है, बार बार इनिशियलाइज नहीं होता, जबकि लोकल वेरिएबल एवरी टाइम इनिशियलाइज होता है, ठीक है। ये मैंने डिफरेंस भी लिख दिया है, ठीक है। अगर आपको समय लगे तो आपने अच्छा सा कमेंट देना करना इसमें, ठीक है, मुझे पता चलेगा कि किसने ये वीडियो देखी है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कंपेयर बाइनरी फाइल्स विद टेक्स्ट फाइल इन लाइट ऑफ द हेडिंग इन C++। बाइनरी फाइल स्टोर डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट, टेक्स्ट फाइल स्टोर डेटा इन प्लेन टेक्स्ट। इसमें ह्यूमन रीडेबल होता है, उसमें ह्यूमन रीडेबल नहीं होता। 3 मोड्स ऑफ फाइल ओपनिंग इन C++, input mode, open file for reading mode, output mode, opening files for writing mode, और append mode, open file for appending data at the end, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, what is the use of reference operator and in operator, how is an array different from a simple variable, explain within example। एंड ऑपरेटर क्या लिख करते हैं, इंटीजर a इक्वल टू 10 लिखा आपने, ठीक है, फिर आपने उसका एड्रेस स्टोर कर दिया पॉइंटर में, ठीक है, तो ये पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल a, तो ये एंड ऑपरेटर था, ठीक है, जो कि एड्रेस कुछ को प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन अरे एंड सिंपल वेरिएबल, अरे और सिंपल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल वेरिएबल स्टोर अ सिंगल वैल्यू होती है, अरे में स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप्स। सेम डेटा टाइप, या आपने कंडीशन क्या रखनी है, सेम डेटा टाइप होगी तो आपकी अरे होगी, और डिफरेंट डेटा टाइप होगी तो आपका स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राइट डाउन द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग द BOF function in the file handling, beginning of file, EOF means end of file, तो आपने क्या सिंटैक्स लिखना है, if stream file data.txt, इस फाइल को वो ओपन करने की ट्राई करेगा, ठीक है, और इसके बाद क्या करेगा, while और मूव करता रहे जब तक फाइल नॉट रीच टू एंड ऑफ फाइल, रीड फ्रॉम फाइल, यहां पे आपने रीड करना, तो ये आपने इसका सिंटैक्स लिख दिया। डेटा हाइडिंग एंड क्लास यूजिंग एन एग्जांपल, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग। अब देखिए, क्लास आपने स्टूडेंट लिखी, इसके प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में आपने इंटीजर मार्क्स लिखा, पब्लिक में आपने वॉइड सेट मार्क्स लिखा, सेट मार्क्स इंटीजर m, मार्क्स इक्वल टू m, m की वैल्यू किसको मिल जाएगी, मार्क्स को, और मार्क्स आपके पास ऑलरेडी वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल है, और इंटीजर गेट मार्क्स में क्या करेगा, रिटर्न मार्क्स कर देगा, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल थी, इसमें क्या कर दिया आपने, जो इस पार्ट को जो इंटीजर मार्क्स चला था ना, ये एज अ क्लास मेंबर था, क्लास डेटा था, तो इसको आपने हाइड कर लिया, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या था, डेटा हाइडिंग, ये आपका ये काम कर, डेटा हाइडिंग इन अ क्लास यूजिंग एन एग्जांपल, ये आपने डेटा हाइड कर लिया आपने, ठीक है, क्योंकि मार्क्स को आप एक्सेस कर सकते हैं विद इन द क्लास, एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक में, आउटसाइड द क्लास आप डायरेक्ट मार्क्स को कभी भी नहीं एक्सेस कर सकते, अगर करने पड़ेंगे तो आप सेट मार्क्स के थ्रू और गेट मार्क्स के थ्रू वहां ये एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। राइट ऑन एनी टू एडवांटेजेस एंड वन
डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? Advantages allow the same function name to be used with the different parameter types, increase code readability and organizations. ठीक है, और disadvantage क्या होता है? May lead to confusion or unexpected behavior if not used carefully. ये इसका disadvantage होता है. Briefly explain the following terms related to array: size of the array, name of the array, index. Size of the array, अगर मैं लिखता हूं integer a equal to 7, तो इस केस में साइज ऑफ द अरे इज 7, नेम ऑफ द अरे इज a एंड इंडेक्स ऑफ द अरे इज फ्रॉम 0 to 6. तो आपने ये इस चीज को एक्सप्लेन करना है. बहुत आसान क्वेश्चन है. नेक्स्ट मूव करते हैं. 14 क्वेश्चन. अ रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इन SDLC. क्या रोल होते हैं? प्लान्स करना, कोऑर्डिनेट्स एंड ओवर सी द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को, ये सारे डेवलपमेंट प्रोसेस को ओवरव्यू करना. Ensure timely completion within the budget and scope. और दूसरा क्या होता है? टाइमली कंप्लीशन होना चाहिए, within a budget and scope को कवर अप होना चाहिए. और मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन टीम्स एंड स्टेक होल्डर्स. ये रोल होती है प्रोजेक्ट मैनेजर के इन SDLC. यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन C++. What is the use of break statement in C++? इसको ब्रेक करने के लिए यूज किए थे. फॉर एग्जाम्पल, इफ इंटीजर इक्वल टू 0, इससे मूव करना था 0 से लेके 10 तक, लेकिन जब वो 5 तक पहुंचेगा तो वो ब्रेक कर देगा. यानी वो आउटपुट क्या शो करेगा? CNI, यानी कि पहले वो 0 शो कर देगा, फिर 1 करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा, फिर 4 करेगा, 5 पे वो इसी यहां पे ही ब्रेक कर देगा. यहाँ पे ब्रेक कर देगा तो COUT-I नहीं करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा. तो इसकी आउटपुट आएगी 0 1 2 3 4. क्योंकि ये स्पेस दिया हुआ तो ये ऐसे नहीं आएगी, जैसी आएगी 0 1 2 3 4. ये तो जस्ट मैं आपके कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं लिखा. ठीक हो गया? ओके जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आइए हमें स्टार्ट करते हैं. Write down a C++ program that finds the area and perimeter of a square. एक स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना. स्टार्ट किया हमने. फ्लोट साइड ले लिया, एरिया ले लिया, पेरीमीटर ले लिया एज ए फ्लोट वेरिएबल. एंटर साइड ऑफ द स्क्वायर, मैसेज दिया, साइड यहाँ पे गेट कर ली वेरिएबल साइड में. फिर एरिया को कैलकुलेट करने के लिए साइड टाइम हम साइड से मल्टीप्लाई कर लिया. पेरीमीटर के लिए हमने क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई कर लिया साइड को. ठीक है. इसके बाद डिस्प्ले किया COUT एरिया इक्वल टू एरिया की वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे, एंड लाइन कर देंगे, और फिर पेरीमीटर के आगे हम पेरीमीटर की वैल्यू को शो कर लेंगे. ठीक हो गया. नेक्स्ट और ऑप्शन इसमें क्या है? पॉइंटर इन C++. क्वेश्चन इसमें था व्हाई वी यूज पॉइंटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. Use. Pointer are used to access memory address directly, dynamic memory allocation and function argument passing by reference. ये सब के सब फीचर्स होते हैं इसमें पॉइंटर में. Declaration versus initialization. Declaration define a pointer variable. Initialization assign an address to that pointer. हम एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल इंटीजर a equal to 10. ये मैंने क्या कर दिया? वेरिएबल को डिक्लेयर किया और वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी उसी के साथ ही. ठीक है. इंटीजर पॉइंटर लिखा, ये मैंने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया. फिर मैंने क्या किया? एंड के एड्रेस को साइन कर दिया पॉइंटर को. ठीक है. अब देखिए, सपोज यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास है जी 10, और ये मेमोरी के एड्रेस पे सपोज स्टोर है नंबर 101 पे. ठीक है. अब जो पॉइंटर P होगा, पॉइंटर P क्या करेगा? पॉइंटर P इसके एड्रेस को फॉलो करेगा 101, और 101 पे क्या स्टोर है? 101 पे 10 स्टोर है. ठीक है. जब मैं COUT करूंगा ना, अगर मैं COUT करता हूं PTR को, तो मुझे इसका एड्रेस शो करेगा.
तो उसकी आउटपुट क्या देगा, आउटपुट मुझे दिखाएगा 101, उसका एड्रेस कोई शो कर रहा होगा, ठीक है। और जब मैं सी आउट करूंगा ptr से पहले एस्ट्रिक लगा दूंगा, तो अब क्या करेगा, अब वो मुझे इसकी वैल्यू शो करेगा, डेट इज 10। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। राइट अ C++ program that contains two integer data members which are initialized to 100 when an object is created। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो वो 100 से इनिशियलाइज हो जाए। It has a member function average that display the average of data members। ओके, क्लास माई क्लास आपने ली और इसमें आपने टू वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, आपने एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है। इंटीजर a, b आपने दो वेरिएबल लिए, ठीक है। माई क्लास आपने क्या किया, क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया डायरेक्टली, ठीक है। a इक्वल टू b और b इक्वल टू 100। a और b माई क्लास के अंदर मैंने डिफाइन क्यों नहीं किए, क्योंकि ये ऑलरेडी इस क्लास के ही वेरिएबल है, यानी कि इस फंक्शन में मैंने डिफाइन नहीं किए थे इस मेथड में, बल्कि ये ऑलरेडी ही इस क्लास के डेटा वेरिएबल्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं। a इक्वल टू b, b इक्वल टू 100, और मैंने क्या लिखा इसके बाद वॉइड एवरेज लिखे, ठीक है, वॉइड एवरेज। और एवरेज में क्या लिखा, सी आउट एवरेज इक्वल टू a प्लस b को ऐड किया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकाल ली, ठीक है। यहां तक मेरी क्लास एंड हो जाती है। इसके बाद इंटीजर मेन लिखा, माई क्लास ओबीजे, ये मैंने क्लास का नाम लिखा, आगे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा। यूं ही मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखा हुआ, कंस्ट्रक्टर के अंदर a की वैल्यू b को दी जा रही है जो कि 100 है, और b को भी क्या मिलेगा, b को भी 100 मिल जाएगा। तो मैंने a और b की वैल्यू को गेट किया, फिर मैंने एवरेज को मैंने कॉल किया थ्रू ऑब्जेक्ट ओबीजे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट था, ओबीजे डॉट एवरेज को कॉल किया, तो एवरेज में क्या लिखा हुआ है, एवरेज में सी आउट एवरेज इक्वल टू a प्लस b, यानी कि 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 मींस 200 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इज 100। ओके, सी आउट करेगा एवरेज इक्वल टू 100 और इसके बाद एंड हो जाएगा। ठीक हो गया। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था जिसमें वो आपसे ये करवाना चाहता था, कॉन्सेप्ट पूछना चाहता था कि आप कंस्ट्रक्टर में कैसे इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग एग्जांपल। मैंने बहुत दफा इसकी एग्जांपल दी हुई है, फिर मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है, वेरिएबल्स, ये देखिए मैं यहाँ पे दो एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मैं कहता हूं इंटीजर a इक्वल टू 5, तो मैं क्या करता हूं, मैं a प्लस प्लस लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक वेरिएबल a लिया जिसकी वैल्यू 5 है और इसमें मैंने एक का इंक्रीमेंट भी कर दिया, तो ये वेरिएबल है जिसमें वैल्यू चेंज हो सकती है। इस तरह मैं कांस्टेंट लेता हूं, मैं कहता हूं कांस्ट लिया मैंने, कांस्ट वेरिएबल b, इंटीजर b, यहां पे मैं इंटीजर b लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या लिखा, इंटीजर b कांस्ट इंटीजर b इक्वल टू 10 लिखा। ठीक है, और मैं कहता हूं b प्लस प्लस, जब मैं b प्लस प्लस लिख के एंटर करूंगा तो वो मुझे वो एरर देगा। क्यों, वो कहेगा कि आप तो कांस्टेंट इसको डिक्लेयर कर रहे हो, तो कांस्टेंट में वैल्यू चेंज नहीं होती, जो आप वैल्यू फिक्स कर दे वही वैल्यू रहती है। तो ये मैंने इंटीजर और कांस्टेंट की आपको वेरी सिंपल एग्जांपल दे दी। ठीक है, अगर आपने ऐसे लिखना है तो जस्ट आप क्या कर सकते हो, आप इससे पहले मेन लिख ले और मेन को क्लोज कर ले बस। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। Explain the use of following in C++ by using example continue statement and exit function। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉर इंटीजर इक्वल टू 1 से लेके कहां तक मूव करेगा, 5 तक मूव करेगा, 1 2 3 4 5 तक मूव करेगा, जब तक लेस देन इक्वल टू 5 आई में प्लस प्लस करे। वो कहता है कि आई इक्वल टू 3, कहते हैं जब कभी आई इक्वल टू 3 होगा तो वो कंटिन्यू करेगा और सी आउट क्या करेगा, नेक्स्ट सी आउट आई करेगा। यानी इसका मतलब क्या है, जब एक्स आई की वैल्यू 1 होगी तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, ये कंडीशन नहीं चलेगी, तो नेक्स्ट वो क्या करेगा, सी आउट आई की वैल्यू क्या कर देगा, आई की वैल्यू 1 डिस्प्ले कर लेगा। सपोज यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ,
यहाँ पे 1 कर देगा। फिर i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर चेक करेगा 2 इक्वल टू 3, तो कंटिन्यू नहीं करेगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ क्या मूव करेगा, नेक्स्ट क्या लिख देगा, 2 लिखेगा यहाँ पे, साथ ही उसके लिखेगा। ठीक है, उस पर थोड़ा सा स्पेस देके। इसके बाद i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू 3 हो जाएगी, वो देखेगा 3 इक्वल टू 3, यस, तो कंटिन्यू क्या करेगा, वो आगे मूव नहीं करेगा, इसको दोबारा फिर बॉडी की तरफ भेज देगा। ठीक है, तो इस तरह i की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो दोबारा चेक करेगा 4 इक्वल टू 3, नो, तो क्या करेगा, यहाँ पे 4 लिख देगा, फिर 5 लिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसने क्या किया, 3 को स्किप करवा दिया, क्योंकि कंटिन्यू जब कंडीशन ट्रू होगी तो कंटिन्यू उसी प्लेस से वो बॉडी की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एग्जिट 0 क्या करता है, एग्जिट 0 टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, प्रोग्राम को जब हम फॉर एग्जांपल अगर हमने मेन मेन्यू यूज करना है, हम कहते हैं 1 पे ये काम करे, 2 पे ये काम करे, 3 पे ये काम करे, जब मैं 4 प्रेस करूं तो एग्जिट कर दे। ठीक है, तो आप उस वक्त यूज कर सकते हैं एग्जिट को। क्वेश्चन नंबर 5 का, और राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग फंक्शन इन C++, आल्सो एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल। जी, इंपॉर्टेंस क्या, प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी, हम कोड को एक बार लिखते हैं और बार बार यूज करते रहते हैं। एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बनती है, रिड्यूस रिडंडेंसी, जो हमारा कोड होता है डुप्लीकेशन हम बार बार लिखना नहीं पड़ता इसके। फंक्शन डेफिनेशन, ये हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, ये हमारी रिटर्न टाइप होती है। इंटीजर रिटर्न टाइप इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, करैक्टर भी हो सकती है। ठीक है, बुलियन भी हो सकती है। एड इंटीजर ए, इंटीजर बी, ये मैंने आर्गुमेंट पास कर लिए, फंक्शन का नाम ऐड था, और यहाँ पे क्या करेगा, इसके बाद बॉडी में क्या लिखा, रिटर्न ए प्लस बी रिटर्न करेगा, क्योंकि आपने क्या लिखा हुआ, इंटीजर लिखा हुआ है। जब आप रिटर्न डेटा लिखते हैं तो वहां फंक्शन लाजमी वैल्यू को रिटर्न करता है, अगर वॉइड लिखते तो फिर रिटर्न इसमें लिखना लाजमी नहीं था। फंक्शन कॉल मैं कर इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू ऐड 2,3 करता हूं। अब देखिए, तो राइट साइड पहले आपको पता राइट साइड सॉल्व होगी, राइट साइड में आपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, 2 की वैल्यू रिसीव करेगा ए और 3 की वैल्यू रिसीव करेगा बी। जो भी आंसर आएगा वो यहां से रिटर्न करेगा और इसकी जगह लिख दिया जाएगा आंसर। जब इसकी जगह आंसर लिख दिया जाएगा तो इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू वो वाला आंसर इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस केस में अगर 2 + 3 5 आ रहा तो इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू 5 लिखा जाएगा इधर। ठीक हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं। Write a C++ program that input a positive integer and print whether it's a prime or composite. एक नंबर लो और उससे ये पता करो कि वो पॉजिटिव नंबर है या प्राइम नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर होता है वो किसी पे डिवाइड नहीं होता और कंपोजिट नंबर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इंटीजर नम आई फ्लैग इक्वल टू 0 लिखा है, किसने लिखा देखते हैं हम। एंटर अ पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर एंटर किया, वो किस में स्टोर करेगा, वेरिएबल नम में स्टोर कर लिया। अगर नंबर लेस देन इक्वल टू 1 है तो वो ये मैसेज दे दे कि नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एल्स क्या करे, उस नंबर से लेके 2 से लेके उस नंबर के लेस तक वो चेक करता रहे। अगर वो नंबर डिवाइड हो जाता है, इक्वल टू 0 दे देता है, तो फ्लैग में क्या भेज दो, फ्लैग में 1 भेज दो, जो कि इंडिकेशन होगा कि ये नंबर डिवाइड होने वाला नंबर है, ये नंबर डिवाइड हो जाता है, और फिर ब्रेक कर दे, इमीडिएटली ब्रेक कर दे। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब फ्लैग इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि फ्लैग 1 के केस में वो क्या रखा हुआ, डिवाइड हो जाता है। फ्लैग इक्वल टू 0 कहां से लेके आएगा, बाई डिफॉल्ट मेरा हर प्रोग्राम आने वाला क्या करेगा, फ्लैग 0 लेके आएगा। ठीक है, फ्लैग 0 लेके आएगा, अगर फ्लैग 0 का 0 ही रहा तो मतलब है कि वो प्राइम है, क्योंकि वो नंबर डिविजिबल हुआ ही नहीं है। जब कभी नंबर डिविजिबल हो जाएगा तो वहां पे वो 1 भेज देगा, और 1 के केस में वो क्या कहेगा, कंपोजिट नंबर कहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप प्रोग्राम को एफिशिएंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप 2 से लेके क्या करें, आप 2 से लेके नम को चेक करें ना। अगर नम मैं एंटर करूंगा, सपोज मैं 51 एंटर करता हूं, तो आपका प्रोग्राम 2 से लेके 50 तक चलेगा। ठीक है, यानी 51 को पहले 2 पे डिवाइड करेगा, फिर 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से टिल 50 तक ऐड करेगा, डिवाइड करके देखेगा। तो मैं इसको ज्यादा एफिशिएंट बना लेता हूं, मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूं। 51 का अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो इसका आंसर तकरीबन 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटीजर की वजह से
वो क्या करेगा, पॉइंट वैल्यू को निग्लेक्ट कर देगा और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 7। इसमें मैं +1 कर दूंगा जो कि 8 आ जाएगा, सपोज 8 आ जाएगा। तो ये क्या करे, इस नंबर को 8 तक डिवाइड करके देख ले। 51 को डिवाइड करे पहले 2 से, फिर 51 को डिवाइड करे पहले 3 से, 51 को डिवाइड करे पहले 4 से। देखा 2 से डिवाइड करेगा फिर भी 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। 51 को डिवाइड करे 3 से तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज 59 की एग्जांपल लेता हूं, 59 की, अगर मैं एग्जांपल 59 की लेता हूं तो 59 का स्केयर क्या आएगा, 59 का स्केयर आ जाएगा तकरीबन 7 7 49, 8 8 यानी कि 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इसके 7 के बाद वाली वैल्यू को इग्नोर कर देगा। तो 7 + 1 8 तक चेक करे, यानी कि वो क्या करे, 59 को पहले 2 पे डिवाइड करे, देखेगा 0 तो नहीं आता। 59 को 2 पे डिवाइड करे तो 0 नहीं आता। ठीक है, फिर 59 को 3 पे डिवाइड करके देखे 0 तो नहीं आता। 59 को डिवाइड करके 4 पे देखे नहीं। फिर 59 को 5 के साथ डिवाइड करेगा, 6 के साथ डिवाइड करेगा, 7 के साथ डिवाइड करेगा, मैक्सिमम 59 को 8 पे डिवाइड करे। अगर 8 पे वो डिवाइड ना होता 8 तक, तो इसका मतलब वो नंबर डिवाइड होता ही नहीं है किसी पे। ठीक है, तो मेरे कहने का मकसद ये, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को एफिशिएंट लिख सकते हो, आपका एल्गोरिदम एफिशिएंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे नाम लिखा ना, नाम को आप स्क्वायर रूट ले दें। ठीक है, ऐसा भी लिखने की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एल्गोरिदम की एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि वहां पे स्क्वायर रूट ले देंगे नंबर का तो वो वहां तक मूव करेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं तो इसके आगे स्क्वायर रूट लेके आप ऐसा लिख दे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ नम तक। क्योंकि आप स्क्वायर रूट यूज कर रहे हैं तो इसकी आपको हेडर फाइल यूज करना पड़ेगी math.h। ठीक हो गया, math.h आपको हेडर फाइल यूज करना पड़ेगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, फंक्शन सिग्नेचर एंड एडवांटेजेस ऑफ अ फंक्शन क्या होती है। ये फंक्शन के सिग्नेचर मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, जिसमें रिटर्न टाइप होती है, रिटर्न टाइप होती है, फंक्शन का नेम होता है, फंक्शन के नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड होती है, बेटर स्ट्रक्चर, रीडेबिलिटी आती है, इसी मेंटेनेंस हो जाती है, डिबगिंग बिकम इजियर हो जाती है। आई थिंक दिस इज द लास्ट, एंड एट द last I want to say that thank you so much dear students. If you have any questions you can write me in comment. Thank you, jazakallah khair.